नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? आंसर है तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ जो पदार्थ है वह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से क्या बनता है? दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? यौगिक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं H2O। H2O क्या है? वाटर, जो एक यौगिक है। इसमें हम लोग हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक अणु को मिलाएंगे तभी हमारे पास जल बनेगा। यदि मैं O2H लिख दूं तो ये वाटर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने इसके अनुपात को बदल दिया है। जब हम लोग हाइड्रोजन के दो लेते हैं और ऑक्सीजन के एक, तभी हमें जो होता है वाटर मिलता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर अनुपात जो है वो बदल दिए तो हम लोग को क्या है? वाटर नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा को एक निश्चित अनुपात में ही मिलाने से हमें क्या मिलेगा? यौगिक मिलेगा। नेक्स्ट है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? आंसर उसको हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट है, कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? आंसर है आवृत्ति कहते हैं। कोई कण जो है वो एक सेकेंड में जितने बार कंपन करेगा वो उसकी क्या हो जाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ध्वनि की चाल क्या होगी? वो नहीं बदलेगी। क्या होता है, जो ध्वनि की चाल जो होती है वो दाब पर जो होती है, दाब उस पर इफेक्ट नहीं डालती, इसलिए ध्वनि की चाल जो है वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन, ये वन लाइनर है, इसमें से कौन सा जो है वो समय का मात्रक नहीं है? जो प्रकाश वर्ष, देखिए जो प्रकाश वर्ष होती है वो क्या होती है? दूरी का मात्रक होती है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो ये किसकी मात्रक हो गई? दूरी की मात्रक हो गई। नेक्स्ट है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक जो है वो भी दूरी की इकाई है। दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है पारसेक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? आंसर है सीसा। सीसा देखिए धातु है, ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होते हैं। धातु की प्रॉपर्टी क्या होती है? धातु जो होते हैं अक्सर विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन सीसा क्या है? एक अपवाद है। सीसा जो है धातु होते हुए भी यह विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? आंसर है ग्रेफाइट और आयोडीन। अब देखिए यहाँ पर अधातु, अधातु जो होती है वो चमकदार नहीं होती है, लेकिन इसमें अपवाद होता है ग्रेफाइट और आयोडीन। ये अधातु होते हुए भी इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। नेक्स्ट है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? आंसर है हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। आपने एक गुब्बारा लिया है, उसमें हाइड्रोजन गैस भरा है और ऑक्सीजन गैस भरा है। आप उसमें गुब्बारे में छेद कर दिए तो उसमें से जो हवा निकलेगी, जो गैस निकलेगी, वो कौन सी वाली होगी? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? उसमें होगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस सबसे पहले तेजी से निकलेगी, उसके बाद ऑक्सीजन निकलेगी। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हल्की होती है, जिसके कारण वो तेजी से बाहर निकलेगी। नेक्स्ट है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किस कारण से? आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। जो कपूर के टुकड़े होते हैं उनका पृष्ठ तनाव जो होता है वो जल से कम होता है, जिसके कारण वो जल के ऊपर जो होते हैं सतह पर रहते हैं। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए जो घनत्व होता है उसका जो होता है वो इस तरीके से बनता है।
0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री। 0 से 4 की ओर जाएंगे तो बढ़ने लगेगा, 4 पर सबसे अधिक रहेगा, 4 से फिर नीचे बाद में आएंगे तो क्या हो जाएगा, कम होता हुआ जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, यदि दो उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके जो वेग होते हैं वे समान होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ा जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगी। यदि जो कोई भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है उपग्रह, यदि उससे एक पैकेट छोड़ा जाए तो वह भी उपग्रह के साथ भी उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। नेक्स्ट है, निम्न कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। इसको भी हम लोग एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो ही अमोनिया बनेगा। जैसे नाइट्रोजन का यहाँ पे 1 और हाइड्रोजन के 3 अणु मिलकर ही अमोनिया बना रहे हैं। यदि मैं यहाँ पर अमोनिया का 3 ले लूँ, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 3 ले लूँ, हाइड्रोजन का 1 ले लूँ, तो क्या ये अमोनिया होगा? नहीं। इसलिए देखिए, जो यौगिक बनता है उसमें तत्वों को एक निश्चित अनुपात में ही मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, कैंडेला किसका मात्रक है? आंसर है ज्योति तीव्रता का। जो कैंडेला होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, लुमेंस। नेक्स्ट है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। अब देखिए, यौगिक बनाने के लिए 2 मिनिमम तत्व तो होने ही चाहिए, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? आंसर है जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसमें हम लोग जीवों के अध्ययन करते हैं वह जीव विज्ञान कहलाते हैं। जीव विज्ञान जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले लैमार्क ने किया था। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है शैवालों का। शैवाल का अध्ययन किसके लिए हम लोग करते हैं? फाइकोलॉजी में करते हैं। और एक होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कवकों का अध्ययन करते हैं। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आंसर है ऊर्जा की। नेक्स्ट है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? आंसर है 1971 में। देखिए, जितने भी मात्रक होते हैं वो CGS होते हैं, MKS होते हैं, SI होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यदि हर कंट्री अपने अलग अलग मात्रक उपयोग करने लगी, कोई CGS पद्धति में, कोई MKS पद्धति में, कोई SI पद्धति में, तो क्या होगा, बहुत ही प्रॉब्लम होगा, बार बार उसको चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि वस्तुओं का आयात निर्यात अलग अलग कंट्रियों के साथ होता रहता है। तो उसके लिए क्या किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाई गई जिसका स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट डिसाइड कर दिया गया कि सभी लोग इसी का ही उपयोग करेंगे। तो वह कब किया गया? 1971 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि जो चमगादड़ होते हैं वे पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। देखिए, चमगादड़ जो होते हैं वो अंधेरे में तो देख नहीं सकते लेकिन वो उड़ सकते हैं। क्यों? अब देखिए, वो पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। मान लो वो उड़ रहे हैं और पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न कर रहे हैं और ध्वनि सामने से वापस लौट के उन तक पहुंच गई, मतलब वो लोग समझ जाते हैं कि सामने में कोई वस्तु है, हमें थोड़ा रास्ता बदलना पड़ेगा। और यदि जो पराश्रव्य तरंगें हैं वो दूर तक चली गई, मतलब वापस रिफ्लेक्ट होकर उनके कानों तक नहीं आई, तो वो लोग समझ जाते हैं कि रास्ता जो है वो खाली है। नेक्स्ट है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है।
अब देखिए, बर्फ़ में आप लोग स्केटिंग कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर क्या हो रहा है, दाब पड़ रहा है उसका, आपके पैरों से वहाँ पर क्या हो रहा है, दाब पड़ रहा है। तो दाब बढ़ने से क्या होगा, उसके गलनांक घटेंगे, मतलब आप लोगों को वहाँ पे दाब घट रहा है, तो इसके कारण आपको वहाँ पे पैर को रखने के लिए उसको जगह मिल रही है, ठीक है, तभी आप लोग वहाँ पर स्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, एक मिश्रण है। देखिए, अब स्टेनलेस स्टील, इसमें क्या होगा, एक निश्चित मात्रा में आप लोग कुछ परसेंट में इसको मिलाकर बनाया जाएगा, तभी ये मिश्र धातु के धातुओं को एक निश्चित अनुपात या निश्चित परसेंट में मिलाएंगे। अब जब क्या होता है, वायु क्या होता है, अब वायु में कितने भी कुछ भी तरीके से मिला देंगे, नाइट्रोजन भी कितना प्रतिशत मिला दीजिए, ऑक्सीजन भी कितना प्रतिशत मिला दीजिए, धूल के कण मिला दीजिए, उसका कोई भी परसेंट डिसाइडेड नहीं है। तो वायु क्या है, एक मिश्रण है। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आंसर है पारिस्थितिकी। पर्यावरण यानी कि हमारे आसपास का आवरण, तो हमारे आसपास जितने भी, कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, कौन सी गैसें का इफेक्ट किस तरीके से हो रहा है, ये सब चीज़ों का अध्ययन, यानी कि कौन सी मछली जो है वो वहाँ पे रह रहे हैं तो किस वातावरण में रह रहे हैं, यह सब का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। आंसर है फ्लोरिकल्चर। फूल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लावर, तो फ्लावर से क्या साउंड आ रहा है, फ्लोरी, तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या जाता है, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अस्थायी कण है। आंसर है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं। अब देखिए, ये परमाणु का नाभिक हो गया, इनमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो परमाणु के नाभिक में कौन सी चीज़ें रहती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहती हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। आंसर है आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। आंसर है अवतल लेंस। जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। इसी तरीके से जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति रहता है उसको निकट की वस्तुएं नहीं दिखती, उसको उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए वही क्वेश्चन आ गई, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे को कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, कभी कभी हम लोगों को एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, कौन सा लेंस किस में होगा। तो दूर, देखिए दूर बोल रहे हैं, उसमें हम लोग को क्या साउंड आ रहा है, ऊ का, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब जब हम लोग निकट बोलते हैं, निकट तो ट बोलते हैं तो अ का साउंड आता है, तो वहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग होगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कौन सा है, क्रिया और प्रतिक्रिया का बल है, तो वहाँ पर जो बल लगता है वो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आंसर है कवक का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, ये तो हो गया माइकोलॉजी, और आपके लिए एक क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आप लोग इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी। नेक्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। आंसर है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण ही जल में तैरना जो है वह संभव होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल।
नेक्स्ट है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह किसका कथन है? यह कथन है न्यूटन का, और यह न्यूटन की गति का पहला नियम है। नेक्स्ट है न्यूक्लियॉन नामक सामान्यतः किसके लिए होते हैं? आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में होते हैं। नाभिक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। तो इसको इसलिए न्यूक्लियॉन कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। धनावेशित इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। बारहमासी वृक्ष मतलब कि जो 12 महीने वो वृक्ष वहाँ पर लगे हो, तो उसको कहा जाता है एग्रोफॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी में निम्न किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। जो बाह्य ग्रह होते हैं और जो अंतरिक्ष में जो जीवन है उन सब के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है मोनाजाइट किसका अयस्क है? आंसर है थोरियम। मोनाजाइट अयस्क है किसका? थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? आंसर है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है कॉर्नेलाइट किसका खनिज है? आंसर है मैग्नीशियम का। नेक्स्ट है गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टीन और जिंक का। जो गन मेटल है वह तांबा, जिंक और टीन से बनता है। नेक्स्ट लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? आंसर है सल्फर यौगिक। लहसुन में जो गंध होती है वो किसके कारण होती है? सल्फर के कारण होती है। जल में आसानी से घुलनशील होते हैं नाइट्रोजन। देखिए जो नाइट्रोजन होते हैं वो जल में आसानी से घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। इसको मंदक के रूप में रिएक्टरों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इनमें कौन सा कोलाइड? रक्त जो है वो एक कोलाइडी नहीं होता है।